Beat Ties your Zuer at the beginning and get 10 times feedback। अध्याय 501 प्राचीन घृणा। ज़ियाओ ज़े जुनर के साथ सीधे स्वर्ग मकबरे की तीसरी परत की ओर बढ़ गया। हालांकि ज़ियाओ ज़े हुन कबीले की योजनाओं से सावधान था, लेकिन उसने इसे खुद को बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होने दिया। स्वर्ग मकबरे में हुन कबीले के सदस्यों की तलाश करना कीमती समय की बर्बादी होगी जिसे वह अपनी ताकत बढ़ाने में खर्च कर सकता था। स्वर्ग मकबरे में सबसे महत्वपूर्ण कार्य अपनी खुद की क्षमताओं को बढ़ाना था। अगर वह उन कबीले की रणनीति से निपटने के लिए अपनी शक्ति बढ़ा सकता है तो उनकी योजनाएं अप्रभावी हो जाएंगी। इसके अलावा स्वर्ग मकबरे की तीसरी परत तक जल्दी पहुंचने के अपने फायदे थे। तीसरी परत वह जगह थी जहां ज़ियाओ ज़ुवान की कब्र स्थित थी। अगर हुन कबीले ने वहां कोई कदम उठाने की हिम्मत की तो वे संभवतः ज़ियाओ ज़ुवान की बची हुई आत्मा द्वारा नष्ट कर दिए जाएंगे। हुन कबीले और ज़ियाओ कबीले के बीच की नफरत बहुत गहरी और अक्षम्य थी। इस प्रकार ज़ियाओ ज़े और जुन एर ने तीसरी परत की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ते में मिलने वाले किसी भी ऊर्जा निकायों से ऊर्जा कोर एकत्र किए। वे इन ऊर्जा निकायों की तलाश में अपने रास्ते से बाहर नहीं गए, बल्कि जब वे उनके पास आए तो कोर ले लिए। अपनी ताकत के कारण उन्होंने स्वर्ग मकबरे की पहली और दूसरी परतों में ऊर्जा निकायों को आसानी से पराजित कर दिया। जुन एर एक सितारा डू शेंग बनने से बस एक कदम दूर था, जबकि ज़ियाओ ज़े पहले ही 2 सितारा डू शेंग तक पहुंच चुका था। भले ही पहली परत में सभी ऊर्जा निकाय एक साथ हों, वे ज़ियाओ ज़े की हुआंगक्वान तियानू तकनीक से एक भी प्रहार का सामना नहीं कर सकते थे। साधारण डू-जुन स्तर के प्राणियों ने डू-शेंग स्तर के विशेषज्ञों के लिए कोई खतरा नहीं पैदा किया, खासकर स्वर्ग मकबरे जैसी जगह पर जहां पर्यावरण की सघन ऊर्जा ने डू-शेंग सेनानियों को बहुत लाभ पहुंचाया। एक महीने बाद स्वर्ग मकबरे की दूसरी परत में ज़ियाओ ज़े ने लापरवाही से एक 8 सितारा डू-जुन ऊर्जा शरीर को कुचल दिया। एक झिलमिलाता हुआ ऊर्जा कोर उसके हाथ में आ गिरा। स्वर्ग मकबरे की दूसरी परत से ऊर्जा कोर आखिरकार कुछ हद तक उपयोगी होने लगे हैं। ज़ियाओ ज़ी ने 8 सितारा कोर को जुन एर को सौंपते हुए टिप्पणी की। जुन एर एक सितारा डू शेंग बनने की कगार पर थी, उसे अंतिम कदम उठाने के लिए काफ़ी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता थी। उसकी सफलता ने उनकी जोड़ी को काफ़ी मजबूत कर दिया। इस बीच ज़ियाओ ज़ी की साधना की गति भी धीमी नहीं थी। उसका मूल वृक्ष निम्न स्तरीय ऊर्जा कोर को अवशोषित करने की तुलना में पर्यावरण की सघन ऊर्जा को तेजी से अवशोषित करता था। संक्षेप में, ज़ियाओ ज़ी को स्वर्ग मकबरे जैसी ऊर्जा समृद्ध जगहों पर साधना करने से अधिक लाभ हुआ। मूल वृक्ष की ऊर्जा को अवशोषित करने की क्षमता बेजोड़ थी, जो उच्च स्तरीय साधना तकनीकों से भी आगे निकल गई। जब से ज़ियाओ ज़ी मूल वृक्ष की जड़ों को बुला सकता था, साधना तकनीकों का स्तर कम प्रासंगिक हो गया था। दुनिया की ऊर्जा का दोहन करने की वृक्ष की क्षमता शीर्ष स्तरीय तकनीकों के बराबर थी, यदि उससे अधिक नहीं। स्वर्ग मकबरे में प्रवेश करने के बाद से ज़ियाओ ज़ी की साधना की गति तेज हो गई थी, जिससे वह 2 सितारा डू शेंग के मध्य चरण के करीब पहुंच गया था। जैसे ही वे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए ऊर्जा कोर इकट्ठा करते हुए तीसरी परत की ओर बढ़े, हुन या एक काली धुंध से घिरे हुए आसानी से एक 8 सितारा डू जुन ऊर्जा शरीर को मार डाला, लालच से कोर से ऊर्जा को अवशोषित कर लिया। आह, स्वर्ग मकबरा वास्तव में एक अद्भुत जगह है, हुनडुआन ने हंसते हुए कहा। हुन्या के शरीर को धारण करने वाला एक बुजुर्ग, वह इस कार्य के लिए हुनली से अलग हो गया था। एक डू शेंग के रूप में जिसने कभी ज़ियाओ ज़ुवान के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, हुनडुआन को ज़ियाओ ज़ुवान से बहुत नफरत थी, भले ही वह उसकी बची हुई आत्मा ही क्यों न हो। ज़ियाओ ज़ुवान के बारे में सोचते ही वह घृणा से भर जाता था। उस समय ज़ियाओ ज़ुवान के आत्मा विस्फोट ने हुन कबीले के नेता को गंभीर रूप से घायल कर दिया और कबीले को काफ़ी नुकसान पहुंचाया, जिसमें हुनडुआन भी शामिल था। हालांकि एक बार डू शेंग के मध्य चरण में हुनडुआन का शरीर ज़ियाओ ज़ुवान की विस्फोटक शक्ति से लगभग नष्ट हो गया था, जिससे उसे आत्मा हस्तांतरण तकनीक अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा, जिसके परिणामस्वरूप उसकी वर्तमान आधिमानव आधिभूत अवस्था है। जब मेरी ताकत 3 सितारा डू शेंग के बाद के चरण में वापस आ जाएगी तो मैं उस जियो कबीले के वंशज को मार दूंगा, हुनडुआन ने बड़बड़ाया। लेकिन ज़ियाओ ज़ुवान की आत्मा से बचने के लिए उसे तीसरी परत तक पहुंचने से पहले ही मार देना सबसे अच्छा है। हुन्या के शरीर में निवास करने के लिए एक गुप्त तकनीक का उपयोग करने से हुनडुआन की अपनी शक्ति कम हो गई थी। इस प्रकार उसने ज़ियाओ ज़े का सामना करने से पहले स्वर्ग मकबरे की दूसरी परत में अपनी ताकत को जल्दी से बहाल करने का लक्ष्य रखा। अपनी नफरत के बावजूद उसे ज़ियाओ ज़े को जल्दी से जल्दी मारने के लिए प्रेरित किया। हुनडुआन जानता था कि एक डू शेंग को मारना कितना मुश्किल था। उसकी समझ से ज़ियाओ ज़े की शक्ति 1 सितारा डू शेंग और 2 सितारा डू शेंग के अंतिम चरण के बीच थी। वे इतनी जल्दी दूसरी परत तक कैसे पहुंच सकते हैं? हुनडुआन चौंक गया। कोहरे के बीच से प्रकाश की 2 धारियां निकलीं, जिससे ज़ियाओ ज़े ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। जुन एर, ऐसा लगता है कि हुन कबीले ने 3 सितारा डू शेंग को भेजा है, उसने उसे सूचित किया। 3 सितारा डू शेंग? क्या वे पागल हैं? जुन एर ने चौंकते हुए कहा।
डूशेंग के लड़ाके प्राचीन कुलों के भीतर शीर्ष स्तरीय शक्तिशाली थे और हुन कबीले ने एक को स्वर्ग के मकबरे में भेजने का जोखिम उठाया। अगर गू कबीले को ये पता चला तो वे कबीलों के बीच गहरी दुश्मनी को देखते हुए हुन कबीले के लड़ाके को मारने में संकोच नहीं करेंगे। वास्तव में, और उनका लक्ष्य हम हैं, ज़ियाओज़े ने एक विशिष्ट दिशा में देखते हुए सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि ज़ियाओ कबीले के सदस्य के रूप में मेरी पहचान ने हुन कबीले को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया है। इसके अलावा आपकी दिव्य रक्त रेखा भी उनके लिए खतरा बन गई है। हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें ज़ियाओ ज़ुवान की आत्मा से मदद लेने के लिए तीसरी परत पर जाना चाहिए? जुनर ने पूछा, हालांकि वह ज़ियाओज़ी की प्रभावशाली युद्ध कौशल को जानते हुए भी बहुत ज़्यादा भयभीत नहीं थी। कोई ज़रूरत नहीं, मैं इसे संभाल सकता हूँ, ज़ियाओज़ी ने आश्वासन दिया। अध्याय 502, 10,000 आत्माओं का राक्षसी पंजा। स्वर्ग मकबरे की दूसरी परत में सोल सेवन ने ज़ियाओज़ी और जुनर को महसूस किया और उसका दिल धड़क उठा। हालांकि एक निर्णायक व्यक्ति होने के नाते उसने संकोच नहीं किया और तुरंत तेज गति से उनकी ओर दौड़ा। उसके चारों ओर काली धुंध छा गई और विशाल ऊर्जा ने जल्दी ही हुन्या के शरीर को नष्ट कर दिया। पहले हुन्या का शरीर उसकी उपस्थिति को छिपाने के लिए उपयोगी था, लेकिन अब जब वह स्वर्ग मकबरे में प्रवेश कर चुका था तो यह अब आवश्यक नहीं था। हुन्या के शरीर के हर छिद्र से काली धुंध निकली, जो तुरंत काली धुंध में लिपटी एक आकृति में बदल गई। अगर कोई धुंध के पार देख सकता तो वे पा सकते थे कि हुन्या का शरीर पूरी तरह से गायब हो गया था, केवल एक अजीबोगरीब कंकाल बचा था। कंकाल में आत्मा और काली धुंध का मिश्रण था, जो एक भयानक तरह का मांस बना रहा था। ज़ियाओज़ी ने इस सोल कबीले डूशेंग की अजीब प्रकृति को देखा। हालांकि डूक्यूई महाद्वीप विशाल है, असंख्य अजीबोगरीब गुप्त तकनीकों से भरा हुआ है, इसलिए इस सोल कबीले डूशेंग में परिवर्तन पूरी तरह से अप्रत्याशित नहीं थे। उनके विभिन्न रूपों के बावजूद सब कुछ अंततः उनके डूक्यूई साधना स्तर पर उबलता है। भले ही कोई व्यक्ति खुद को भूतिया आकृति में बदल ले बिना डूशेंग की ताकत के, फिर भी वे आसानी से एक डूशेंग विशेषज्ञ द्वारा पराजित हो जाएंगे। हालांकि उसके सामने सोल कबीले डूशेंग काफी दुर्जय था, जो 3 सितारा डूशेंग के मध्य चरण तक पहुंच गया था। जुन एर ने अपनी डूक्यूई को सक्रिय किया और उसके शरीर में बहुत अधिक ऊर्जा भर गई। उसकी खूबसूरत आंखें सुनहरी लपटों से जल रही थीं और तीव्र गर्मी की एक परत उसके चारों ओर थी, जो किसी भी क्षण ज्वालामुखी की तरह फटने के लिए तैयार थी। वह यहाँ है। ज़ियाओज़ी की आवाज़ अभी थम ही रही थी कि जुनर ने आगे की ओर धुंध को देखा। धुंध भरा आकाश अचानक फट गया और सैकड़ों मीटर लंबा एक विशाल काला धुंध हाथ उनकी ओर टूट कर आया। काले धुंध हाथ में दर्द और आक्रोश से भरे चेहरे थे, मानो वे चाहते थे कि दुनिया भी वही पीड़ा झेले जो उन्होंने झेली थी। इन चेहरों ने खामोश चीखों में अपने मुंह खोले, जिससे विलाप का ऐसा कोलाहल पैदा हुआ जो मानो स्वर्ग को हिला रहा हो। जुनर ने काले धुंध वाले हाथ को देखा, उसका शरीर तनाव में था और उसकी आंखें गंभीर चिंता से भरी हुई थीं। हालांकि वह एक स्टार डूशेंग बनने से बस एक कदम दूर थी, लेकिन उसके और मिड स्टेज 3 स्टार डूशेंग के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। इस भयानक अंतर का मतलब था कि वह संभवतः इस हमले का एक भी वार नहीं झेल सकती थी। आसन मृत्यु की भावना फैल गई और उसके भीतर स्वर्ण सम्राट स्वर्ग जलती हुई ज्वाला अनायास ही बाहर निकल आए, उसे घेर लिया और उसकी रक्षा की। काली धुंध वाले हाथ के भूतिया क्षेत्र का सामना करते हुए ज़ियाओज़ी की आंखों में हरे सुनहरे रंग की रोशनी चमक उठी। अपने ट्रिपल जेड ग्रीन स्नैक फ्लावर पुतलियों के साथ उसने काली धुंध वाले हाथ को देखा और उसके भीतर कंकाल को पाया, जो काली धुंध और आत्मा शक्ति से ढका हुआ था। कंकाल की लाल आंखों में अंतहीन घृणा थी, जो एक गहरी दुश्मनी का संकेत दे रही थी। ज़ियाओज़ी को यकीन था कि उसने इस आत्मा कबीले डूशेंग को व्यक्तिगत रूप से नहीं उकसाया था। घृणा उसके पूर्वजों से उत्पन्न हुई होगी, संभवतः उसके ज़ियाओ कबीले वंश के कारण उसे निशाना बनाया गया होगा। जब ज़ियाओज़ी के शरीर से ब्लैक डायमंड लाइटनिंग निकली तो उसके चारों ओर बिजली चमक उठी। विनाश की शक्तिशाली आभा मीलों तक फैल गई, हवा में भर गई। नवजात बुद्धि वाले ऊर्जा निकायों ने घबराहट में ऊपर देखा, उन्हें डर था कि एक भी बिजली का बोल्ट उन्हें नष्ट कर सकता है। ज़ियाओज़ी द्वारा जारी की गई डूक्यूई महाद्वीप पर सबसे उच्च रैंक वाली बिजली में से एक ब्लैक डायमंड लाइटनिंग ने आसानी से आसपास के क्षेत्र को प्रभावित किया। एक गरजने वाली गर्जना गूंजी जब ब्लैक डायमंड लाइटनिंग एक ड्रैगन की तरह सीधे विशाल ब्लैक मिस्ट हैंड से टकराए। विनाशकारी ऊर्जा इतनी विशाल थी कि इसने अंतरिक्ष को चीर दिया। जब ब्लैक मिस्ट हैंड ने ब्लैक डायमंड लाइटनिंग का सामना किया तो उस पर मौजूद चेहरे तुरंत नष्ट हो गए। ऊर्जाओं की टक्कर ने एक तूफान पैदा किया जिसने आसपास के कोहरे को मीलों तक साफ कर दिया। एक पल में क्षेत्र चमक उठा। जुनर ने अपनी आंखों को ढकने के लिए अपना हाथ उठाया, तूफान के केंद्र को देखने के लिए आंखें सिकोड़ते हुए परिणाम जानने के लिए उत्सुक थी। कुछ सांसों के बाद ब्लैक डायमंड लाइटनिंग और ब्लैक मिस्ट हैंड दोनों थक गए और बिखर गए। दोनों शक्तियां बेहद विनाशकारी थीं, जिससे तत्काल और विस्फोटक टकराव हुआ। सोल सेवा तब हैरान रह गया जब उसका 10,000 आत्माओं वाला डेमोनिक पंजा ब्लैक डायमंड लाइटनिंग द्वारा अवरुद्ध हो गया।
हुनिया की यादों के माध्यम से वह जानता था कि जियाओजी के पास ब्लैक डायमंड लाइटनिंग है, लेकिन अब प्रदर्शित शक्ति उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक थी। ऊर्जाओं को एक दूसरे को रद्द करते हुए देखकर जुनर ने राहत की सांस ली और जियाओजी की युद्ध कौशल की गहरी समझ हासिल की। इससे पहले कि जुनर जियाओजी से बात कर पाती, तूफान से एक आकृति उभरी जो काली धुंध में लिपटी हुई थी। उस ऊर्जा तूफान से अप्रभावित थी जो अंतरिक्ष को चीर सकती थी। हे, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें कमा का। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे 10,000 आत्माओं के राक्षसी पंजे को रोक पाओगे। तू निश्चित रूप से आत्मा कबीले के बारे में मेरी धारणा से मेल खाता है। बिना किसी चेतावनी के हमला करना और सबसे भयावह तकनीकों का उपयोग करना, जियाओजी ने शांति से कहा, तूफान से उभरती हुई आकृति को देखते हुए। जुन एर ने थोड़ा सा मुंह सिकोड़ा। उसे आत्मा कबीले के बारे में कुछ जानकारी थी, लेकिन वह उनके रिकॉर्ड से इस डू शेंग को नहीं पहचान पाए। वह आत्मा कबीले का एक छिपा हुआ इक्का होना चाहिए। अगर मेरी ताकत पूरी तरह से ठीक हो जाती तो क्या आपको लगता है कि आप मेरी तकनीकों को रोक सकते हैं? सोल सेवक की आवाज़ में जहर टपक रहा था। जियाओजी ने हंसते हुए अपना सिर हिलाया। इतने समय के बाद भी तुम अभी भी ऐसी निरर्थक बातें कहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि तुम युद्ध में अगर के साथ अपनी ताकत साबित कर सकते हो? अगर मैं 9 सितारा डू शेंग होता तो मैं तुम्हें एक थप्पड़ से कुचल सकता था। दोस्तों, अगर आप पहले से अध्याय पढ़ना चाहते हैं तो मेरे पैट्रियन की सदस्यता लें। अध्याय 503, 3 सितारा डू शेंग का वध। जियाओजी के शब्द एक तीखे ब्लेड की तरह थे जो सोल सेवक की आत्मा में गहराई तक चुभ रहे थे। उसे सालों पहले 9 सितारा डू शेंग जियाओ जुवान का सामना करते समय महसूस की गई असहायता की याद दिला रहे थे। खोपड़ी की आंखों के गड्ढों में लाल रोशनी हिंसक रूप से टिमटिमा रही थी। इतना तीखा जुबान वाला युवक, अगर वह जियाओ जुवान न होता तो मेरा अंत ऐसा नहीं होता। जियाओजे ने भौहें उठाईं, यह महसूस करते हुए कि यह वास्तव में उसके जियाओ कबीले के पूर्वजों द्वारा लाई गई नफरत से उपजा है। हा, शेखी बघारना बंद करो। अपनी साधना के साथ तुम पूर्वज जियाओ जुवान के साथ मुठभेड़ में बच गए। जियोजे का अपने दुश्मन की ताकत को बड़ा चढ़ाकर बताने का कोई इरादा नहीं था और उसने लापरवाही से टिप्पणी की, जहां तक मुझे पता है पूर्वज जियो जुवान उस समय महाद्वीप के शीर्ष विशेषज्ञों में से एक थे। जैसा कि मैंने पहले कहा था, अपनी 9 सितारा डू शेंग ताकत के साथ वह शायद आपको सिर्फ एक थप्पड़ से कुचल सकता था। जियोजे को यकीन था कि यह सोल कबीले का डू शेंग जियो जुवान के खिलाफ लड़ाई में भाग ले चुका था और संयोग से बच गया था, जो जियो कबीले के वंशजों के लिए उसकी गहरी नफरत को स्पष्ट करता है। सोल सेवक की आंखों में लाल रोशनी तेज हो गई जब उसने एक भयावह लहजे में कहा, वास्तव में मैंने तुम्हारे जैसे तीखे जुबान वाले बदमाश को इतनी खुलकर बोलने की अनुमति देकर एक बड़ी गलती की। उस समय मैं एक मिड स्टेज डू शेंग था। तुम्हारे जैसे मात्र 2 सितारा डू शेंग से निपटने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए। ओह, और अब क्या? जियोजे ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। अब तुम्हें पकड़ने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। सोल सेवक चिल्लाया, जियोजे के साथ आगे बातचीत करने की सारी इच्छा खो दी। शून्य तीव्र स्थानिक उतार चढ़ाव के साथ कांप उठा और शून्य से अनगिनत काली जंजीरें उभरीं। पीड़ित आत्मा के चेहरों से सजी जंजीरें आकाश को भरते हुए जियोजे और जुनर की ओर बढ़ते हुए पीड़ा में चिल्लाईं। सोल सेवरिंग चेन सोल सेवा का हथियार था जिसे कई वर्षों में परिष्कृत किया गया था, जिसमें अद्वितीय आत्महानिकारक गुण थे। इन जंजीरों से मारे गए सामान्य मजबूत विरोधियों की आत्मा हिल जाती थी या उनके शरीर से निकाल दी जाती थी। सोल कबीले के सदस्यों के लिए आत्मा के शरीर से निपटना एक सरल कार्य था। दुर्भाग्य से सोल सेवा के लिए उसका सामना जियोजे से हुआ। शून्य को भेदने वाली अनगिनत काली जंजीरें ब्लैक डायमंड लाइटनिंग की अनंत विनाशकारी शक्ति से टकरा गईं। संपर्क में आने पर जंजीरों के भीतर की आत्माएं तुरंत नष्ट हो गईं और जंजीरें खुद ब्लैक डायमंड लाइटनिंग के बल पर फट गईं। जियोजे ने अपने हाथ में एक काली बिजली का गोला बनाया और बिजली से भरी दुनिया एक ऐसा खतरा थी जिसका सामना करने के लिए 3 सितारा डू शेंग भी संघर्ष कर सकता था। हुश, हवा में किसी चीज के कटने की एक सूक्ष्म ध्वनि जो गड़गड़ाहट के बीच लगभग अदृश्य थी, चुपके से सोल सेवा की ओर उड़ गई। हालांकि व्यापक युद्ध अनुभव के साथ सोल सेवा ने बिजली के गोले के भीतर खतरे को महसूस किया और इसे रोकने के लिए जल्दी से 10,000 आत्माओं के राक्षसी पंजे का इस्तेमाल किया। ब्लैक डायमंड लाइटनिंग का गोला बहुत अधिक बल के साथ फट गया, लेकिन सोल सेवा पूरी तरह से गिरने से बचने में कामयाब रहा। जैसे ही उसने बिजली की दुनिया को खुलते देखा, सोल सेवा जियोजे की शक्तिशाली तकनीकों से चौंक गया। हा, क्या ये तुम्हारा तुरुप का पत्ता है? ये कुछ खास नहीं है। सोल सेवा ने तेजी से पीछे हटते हुए बिजली के गोले से बचने के लिए व्यंग्य किया। गोले का विस्तार किसी प्रतिद्वंद्वी को तुरंत फंसाने के लिए पर्याप्त तेज नहीं था जब तक कि वह सीधे उन पर न हो। दुश्मन को पकड़ने के लिए गोले को लगातार फैलाने की कोशिश करने से उसकी ताकत काफी कम हो जाएगी, जिससे उसे छुड़ाना आसान हो जाएगा। सोल सेवा को गोले से बचते देख जियोजे को थोड़ा अफसोस हुआ। लेकिन अगर बिजली के गोले को चकमा दिया जा सकता है तो देखते हैं कि सोल सेवा येलो स्प्रिंग्स फ्यूरी को कैसे संभालता है।
डू क्यूई जियोजे से आगे बढ़ा और उसकी आत्मा शक्ति 1000 फीट ऊंचे आत्मा अवतार में संघनित हो गई। उसने अपने होठों पर एक अनोखी हाथ की मुहर बनाई। येलो स्प्रिंग्स फ्यूरी। विशाल आत्मा अवतार ने अपना मुंह खोला, एक प्राचीन और अनोखी आवाज निकाली। भयानक ध्वनि तरंगे बिजली की तरह फैल गईं, अंतरिक्ष को अनगिनत टुकड़ों में तोड़ दिया और हवा को काली दरारों से भर दिया। आत्मा विच्छेदन जंजीरें टूट गईं और शून्य में समा गईं। भारी ध्वनि तरंगों ने आत्मा शक्ति के साथ मिलकर एक विशाल लहर बनाई जो सोल सेवा की ओर बढ़ी। विनाशकारी शक्ति ने बिजली की दुनिया को नष्ट कर दिया और जियोजे के नियंत्रण में ब्लैक डेमन लाइटनिंग ध्वनि तरंगों के साथ विलीन हो गई। ध्वनि तरंगें, ब्लैक डेमन लाइटनिंग और आत्मा शक्ति एक प्रलयकारी लहर में विलीन हो गईं, जो पृथ्वी को हिला देने वाली शक्ति के साथ सोल सेवा की ओर टूट पड़ीं। एक उच्च स्तरीय स्वर्ग रैंक वाली डू तकनीक। असंभव। सोल सेवा की आंखों में लाल रोशनी अविश्वास से चमक उठी। जल्दी से प्रतिक्रिया करते हुए उसने अपने चारों ओर काली धुंध को एक कोकून जैसी ढाल में संघनित कर दिया। धमाका। ध्वनि तरंगें फैल गईं, जिससे कई दर्जन मील के दायरे में भूमि उलट गई। संपर्क में आने पर अनगिनत ऊर्जा निकाय फट गए, जिससे क्रिस्टलीय ऊर्जा कोर पीछे रह गए। येलो स्प्रिंग्स फ्यूरी के प्राथमिक लक्ष्य के रूप में सोल सेवा लगभग 100 मील दूर विस्फोटित हो गया। जियाओजी की आत्मा की धारणा के भीतर सोल सेवा की काली धुंध पूरी तरह से फैल गई थी, जिससे एक क्षतिग्रस्त कंकाल मंद, लगभग बुझ चुकी लाल आंखों के साथ रह गया। जियाओजी सोल सेवा के स्थान की ओर चमका, उसे खत्म करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। ऊपर से देख रहे जुनर ने येलो स्प्रिंग्स फ्यूरी के परिणाम को देखा, जो दर्जनों मील तक फैला एक विशाल बेसिन था, जिसका प्रभाव लगभग 100 मील तक फैला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी विशालकाय ने धरती पर एक बड़े हथौड़े से प्रहार किया हो, जिससे यह अजीबोगरीब परिदृश्य बन गया हो। दूरी में तीव्र ऊर्जा, उतार चढ़ाव और उग्र बिजली ने एक गरजने वाला क्षेत्र बनाया। कुछ क्षण बाद जियाओजी फिर से प्रकट हुआ, आराम से दिख रहा था। सब हो गया। जुनर ने उनके बीच बढ़ते अंतर को महसूस करते हुए व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। सोल कबीले से एक मध्य चरण 3 सितारा डूशेंग आपके खिलाफ लंबे समय तक टिक नहीं सकता, जियाओजी। जियाओजी ने उसके सिर को थपथपाया। तुम क्या सोच रहे हो? चाहे वह मेरी ब्लैक डायमंड लाइटनिंग हो या येलो स्प्रिंग्स फ्यूरी, दोनों ही अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ हैं। उच्च स्तरीय स्वर्ग रैंक वाली डू तकनीकें पूरे डू क्यूई महाद्वीप में भी दुर्लभ हैं। 3 सितारा डूशेंग को हराना आश्चर्यजनक नहीं है। जब आपका आत्मा क्षेत्र स्वर्ग क्षेत्र की महान पूर्णता तक पहुंच जाता है, तो आप येलो स्प्रिंग्स फ्यूरी भी सीख सकते हैं। ये किसी के स्तर से परे, यहाँ तक कि डूशेंग के खिलाफ भी लड़ने की अनुमति देता है। येलो स्प्रिंग्स फ्यूरी, मैं भी इसे सीख सकता हूँ। जुनर जियाओजी के प्रस्ताव से चकित था। बेशक, एक बार जब आपका आत्मा क्षेत्र स्वर्गीय स्वर्ग क्षेत्र या महान पूर्णता तक पहुंच जाता है, तो मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे ही वे बात कर रहे थे, जियाओजी ने येलो स्प्रिंग्स फ्यूरी के अवशेषों द्वारा छोड़े गए ऊर्जा कोर एकत्र किए और जुन एयर को स्वर्ग मकबरे की तीसरी परत की ओर ले गए। अध्याय 504, प्राचीन भक्षण करने वाले कीड़े। जियोजे और जुनर के चले जाने के बाद स्वर्ग के मकबरे की दूसरी परत में रहने वाली प्राचीन जातियों ने महसूस किया कि युद्ध कम हो रहा है। कुछ बहादुर व्यक्ति युद्ध के मैदान में पहुंचे। 4 लोगों का एक समूह नए बने बेसिन में पहुंचा, जिसका नेतृत्व हरे रंग के वस्त्र पहने एक युवक कर रहा था, जिसकी आभा बहुत मजबूत और संयमित थी। गुकिंग्यांग ने बेसिन के चारों ओर देखा और वहां मौजूद ऊर्जाओं को महसूस किया। वह मदद नहीं कर सका और हवा को पकड़ लिया। बिजली की एक हल्की सी चमक दिखाई दी और उसकी उंगलियों में झुनझुनी हुई, जिससे वह थोड़ा मुस्कुराया। ये बिजली, ये निश्चित रूप से वही है। अविश्वसनीय प्रतिभा, इतनी कम उम्र में सच्चे डूशेंग तक पहुंचना, और ऐसा लगता है कि वह कुछ समय से इस क्षेत्र में है। बड़े भाई, क्या आप बता सकते हैं कि उसका डूशेंग रैंक कितने सितारों का है? चांदी के वस्त्र पहने एक व्यक्ति ने पूछा, भयानक ऊर्जा के अवशेषों को महसूस करते हुए। सवाल सुनकर बाकी 2 लोगों ने भी जियाओजी की ताकत के बारे में जिज्ञासा दिखाए। पहले की लड़ाई के उतार चढ़ाव को देखते हुए वह कम से कम 2 सितारा डूशेंग से ऊपर होना चाहिए। हालांकि हमारे कबीले में मध्यम स्तर के डूशेंग बुजुर्गों की तुलना में अभी भी एक अंतर है। वह शायद अभी तक 4 सितारा डूशेंग तक नहीं पहुंचा है, गुकिंग्यांग ने गंभीरता से कहा, जिससे बाकी लोग चौंक गए। 2 सितारा डूशेंग से ऊपर। डूशेंग क्षेत्र में आगे बढ़ने की बढ़ती कठिनाई को देखते हुए जियाओजी की वर्तमान ताकत का मतलब था कि वह शायद काफी समय पहले ही डूशेंग तक पहुंच गया था। चांदी के लबादे में आदमी ने कड़वी मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया। स्वर्ग मकबरे में प्रवेश करने से पहले एल्डर गुलान ने हमें जुनर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा था। अब ऐसा लगता है कि अगर वह जियाओजी के साथ है, तो हम किसी भी खतरे में सिर्फ अतिरिक्त लोग होंगे। उसके शब्दों ने समूह को एक पल के लिए चुप कर दिया। गुकिंग्यांग ने फिर उनका मनोबल बढ़ाने की कोशिश करते हुए कहा, इसका मतलब है कि हमें सुधार के लिए और भी अधिक मेहनत करनी चाहिए। ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए न केवल प्रतिभा की आवश्यकता होती है, बल्कि अथक प्रयास की भी।
जियाओ कबीले की घटती वंशावली के बावजूद उसने अभी भी डूशेंग हासिल किया है। इसके लिए प्रतिभा, अवसर और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। हमारे पास डू सम्राट की वंशावली का लाभ है। हम दूसरों की तुलना में उसके साथ अंतर को अधिक आसानी से पाट सकते हैं। स्वर्ग मकबरे में प्रवेश करना एक दुर्लभ अवसर है। इसे बर्बाद मत करो। गूकी ज्ञान के शब्दों का उद्देश्य उनके आत्मविश्वास को झटका देना था। प्राचीन जातियों में वे साधारण लोगों को नीची नज़र से देखते थे, न कि इसके विपरीत। लेकिन उनके सामने जो वास्तविकता थी उसे नकारा नहीं जा सकता था। गूकी ज्ञान की बात सुनकर दूसरे लोग व्यंगपूर्वक मुस्कुराए। भाई, तुम हमें कम आंकते हो। हम सिर्फ एक असाधारण प्रतिभा के कारण अपना उत्साह नहीं खो देंगे। गूकी ज्ञान ने अपना सिर हिलाया। ये सुनकर अच्छा लगा। वहाँ हमेशा मजबूत लोग होते हैं। ये राक्षस हमारे बराबर नहीं हैं। समूह ने अपनी योजनाओं पर चर्चा की और तीसरी परत पर जाने का फैसला किया, जहां प्रशिक्षण का माहौल और भी बेहतर होगा। उन्होंने शुरू में अकेले 9 सितारा डूजन ऊर्जा निकायों का शिकार करने के लिए दूसरी परत में लंबे समय तक रहने की योजना बनाई। लेकिन अब तीसरी परत पर आगे बढ़ना अधिक फायदेमंद लग रहा था। इस बीच हुनली हुनडुआन के गिरने की जगह पर पहुंच गया। बिखरी हुई जमीन को देखते हुए उसने मुश्किल से निगला। बुजुर्ग हुनडुआन भी जियाओजे को संभाल नहीं सका। उस आदमी में किस स्तर की ताकत है? हुनली हिचकिचाया। वह जानता था कि तीसरी परत में सोल क्लान डूशेंग ऊर्जा निकाय हैं, लेकिन उन्हें संदेह था कि वे जियाओजे को हरा सकते हैं। जैसे ही उसने बिखरी हुई जमीन को देखा, उसके दिल में डर का एक निशान घुस गया। एक अत्यधिक शक्तिशाली दुश्मन का सामना करना हुनली जैसे निर्दयी व्यक्ति में भी डर पैदा कर सकता है। वह निर्दयी है लेकिन मूर्ख नहीं है। जियाओजे पर हमला करना व्यर्थ होगा, संभवतः उसका अंत खुद ही होगा, विनाश। हुनली ने हिचकिचाते हुए, रुकते हुए कहा। सच में, निर्णायक रूप से तीसरी परत की ओर न जाकर उसने पहले ही अपना चुनाव कर लिया था। ... स्वर्ग मकबरे की तीसरी परत के सबसे गहरे हिस्से में एक प्राचीन समाधि का पत्थर अंधेरे में चुपचाप खड़ा था। भीतर से हार्दिक हंसी गूंज उठी। हा हा हा, आखिरकार हमारे जियो कबीले ने एक और उत्कृष्ट प्रतिभा का उत्पादन किया है। एक 2 सितारा डूशेंग ने इतनी कम उम्र में 3 सितारा डूशेंग को हराया। हरे रंग की पोशाक पहने एक व्यक्ति दिल खोलकर हंसा। उसकी आवाज़ खुशी और राहत से भरी हुई थी। जब से जियाओजे ने स्वर्ग के मकबरे में प्रवेश किया था, उसने उसकी उपस्थिति को महसूस किया था और जियाओजे की ताकत उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। यहाँ तक कि वह उसी उम्र में भी उसकी तुलना नहीं कर सकता था। एक बार उस व्यक्ति ने आत्मा कबीले से 3 सितारा डूशेंग को महसूस किया और सोचा कि उसे जियाओ कबीले के वंशज को बचाने के लिए स्वर्ग के मकबरे के दमन को तोड़ना पड़ सकता है। लेकिन परिणाम एक सुखद आश्चर्य था। अब वह इस वंशज से मिलने का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। ब्लैक डायमंड लाइटनिंग में महारत हासिल करने के लिए, जिससे डूशेंग भी डरते थे, मुझे कहना होगा, मैं उसकी शक्ति की यात्रा के बारे में बहुत उत्सुक हूँ। इस बीच जियाओजे और जुनर तीसरी परत के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए और ठोस ऊर्जा अवरोध को देखते हुए भारी दबाव डाला। जियाओजे, ये तीसरी परत का प्रवेश द्वार है। जब से प्राचीन जातियों ने स्वर्ग मकबरे की खोज की है, ये प्रवेश द्वार हमेशा ठोस और अनोखा रहा है, जुनेर ने जियाओजे की उत्सुक अभिव्यक्ति को देखते हुए समझाया। जियाओजे ने अपना हाथ ठोस ऊर्जा अवरोध पर रखा। वह प्राचीन भक्षण करने वाले कीड़ों से मोहित हो गया, एक अनोखा प्रकार का जादुई जानवर जो कुछ भी खा सकता था और शुद्ध ऊर्जा का स्राव कर सकता था। अगर अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जाए तो वे विश्व ऊर्जा के उत्कृष्ट कन्वर्टर के रूप में काम कर सकते हैं। हालांकि अनियंत्रित भक्षण अक्सर विनाश की ओर ले जाता है। अध्याय 505 कीटों की रानी। जियाओजे ने प्राचीन भक्षण करने वाले कीड़ों की प्राचीन कीट रानी को याद किया, जिसे जियाओ जुबान ने प्राचीन कीट सम्राट कवच में परिष्कृत किया था। जियाओ जुबान के अनुसार प्राचीन समय में इस अनूठी रक्षात्मक तकनीक की बहुत मांग थी। प्राचीन भक्षण करने वाले कीड़ों के लिए कीट रानी का महत्व स्वयं स्पष्ट था। रानी के बिना पूरी कीट कॉलोनी धीरे धीरे कम हो जाएगी। उन प्राचीन समय में, जब खेती फल फूल रही थी और शक्तिशाली प्राणी बहुत थे, एक प्रजाति जिसे रक्षात्मक तकनीकों में परिष्कृत किया जा सकता था, उसे अकल्पनीय शिकार के दबाव का सामना करना पड़ता था। जबकि शीर्ष स्तरीय शक्तिशाली लोगों को शायद ऐसी सुरक्षा की आवश्यकता न हो, कई लोग अपने वंशजों के लिए जीवन रक्षक उपकरण के रूप में उन्हें चाहते होंगे। इस प्रकार प्राचीन भक्षक कीटों का धीरे धीरे गायब होना समझ में आता है। स्वर्गीय क्षेत्र के शिखर पर जियाओजे की आत्मा की धारणा ने ऊर्जा अवरोध को भेद दिया। हालांकि आत्मा की शक्ति सर्वशक्तिमान नहीं है और जटिल परिस्थितियों से अस्पष्ट हो सकती है, लेकिन ये कई मामलों में उत्कृष्ट है। उदाहरण के लिए, शीर्ष स्तरीय शक्तिशाली लोगों के बीच लड़ाई से ऊर्जा का तूफान साधारण कीमियागरों को अपनी आत्मा शक्ति का उपयोग करने से रोक देगा ताकि यह टुकड़े टुकड़े न हो जाए। हालांकि स्वर्गीय क्षेत्र के शिखर पर जियाओजे की आत्मा शक्ति प्राचीन भक्षक कीटों के खिलाफ चुनौती रहित थी, जिनके सबसे मजबूत सदस्य मुश्किल से आधे संत स्तर तक पहुंच पाए थे।
उसकी आत्मा शक्ति, जो 2 सितारा डूशेन की युद्ध शक्ति के बराबर थी, ने ठोस ऊर्जा अवरोध के भीतर अरबों प्राचीन भक्षण करने वाले कीड़ों को आसानी से पहचान लिया। कीड़ों की भारी संख्या ने जियाओजे को कांपने पर मजबूर कर दिया, जिससे उसे अपनी पकड़ ढीली करनी पड़ी। क्या हुआ, भाई जियाओजे? जुनर ने पूछा, उसके अजीब भाव को देखते हुए, ये सोचते हुए कि क्या ऊर्जा अवरोध में कुछ गड़बड़ है। यह ऊर्जा अवरोध वास्तव में असामान्य है, जियाओजे ने धीरे से उत्तर दिया, फिर हवा में एक पकड़ने वाली हरकत की। एक मानव सिर के आकार का ऊर्जा क्रिस्टल अवरोध से टूट गया, जो उसकी हथेली के ऊपर तैर रहा था। जुनर ने उत्सुकता से क्रिस्टल को देखा, उसका चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया क्योंकि उसने अंदर अनगिनत छोटे सफ़ेद कीड़ों को देखा। जियाओजे द्वारा उत्पन्न गड़बड़ी ने कीड़ों को छटपटाया, एक अजीब तरल स्रावित किया जो टूटे हुए हिस्से पर जल्दी से एक नए ऊर्जा क्रिस्टल में जम गया। ये प्राचीन भक्षक कीट हैं, जुन एर ने कहा, उसके चेहरे पर बेचैनी के लक्षण दिखाई दे रहे थे। हाँ, पौराणिक प्राचीन भक्षक कीट, जो सब कुछ भक्षण करने और शुद्ध ऊर्जा स्रावित करने के लिए जाने जाते हैं। जियाओजे ने सिर हिलाया। उसने इन कीटों के बारे में प्राचीन ग्रंथों में अल्केमिस्ट गिल्ड से पढ़ा था। प्राचीन भक्षक कीटों का विलुप्त होना आंशिक रूप से कीट रानी के रक्षात्मक तकनीकों में परिष्कृत होने और उनकी भयानक विनाशकारी शक्ति के कारण था। बिना किसी प्रतिबंध के, वे दुर्लभ खनिजों से लेकर स्वर्गीय खजाने तक सब कुछ खा जाते थे। स्वर्ग मकबरे में प्रतिबंधों ने संभवतः कीटों को दूसरी और तीसरी परतों के बीच सीमित रखा। मूल कहानी में, जियाओयान ने एक हाइबरनेटिंग अर्धसंत कीट रानी को लिया और जुन ने उसका पीछा करने की कोशिश की, केवल ऊर्जा अवरोध के बाहर नष्ट होने के लिए। जियाओजे ने ब्लैक डेमन लाइटनिंग को बुलाया, ऊर्जा क्रिस्टल को नष्ट कर दिया। जुन एर ने स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाले विशाल ऊर्जा अवरोध को देखा, कीटों की संख्या की कल्पना करने के लिए संघर्ष कर रहा था भीतर। क्या हम अपना रास्ता जबरदस्ती से पार कर लें, भाई जियाओजे? जुनर ने पूछा। हाँ, वे बहुत ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन वे फिर भी सिर्फ कीड़े हैं, जियाओजे ने आश्वासन दिया। उसने एक विशाल काले बिजली के ड्रैगन को बुलाया, जो दहाड़ता हुआ और बाधा पर हमला करता हुआ, बिना किसी प्रयास के उसे चीरता हुआ निकल गया। चलो चलते हैं, जियाओजे ने कहा, जुनर को बिजली के ड्रैगन द्वारा बनाए गए रास्ते से ले जाते हुए। ड्रैगन ने विलुप्त होने से पहले कई दर्जन फीट गहरा रास्ता बनाया, जिससे जियाओजे ने आगे बढ़ने के लिए एक और को बुलाया। मूल कहानी के विपरीत, जहां प्राचीन जातियों को बाधा को तोड़ने के लिए एक साथ काम करना पड़ता था, जियाओजे की वर्तमान शक्ति ने इसे आसान बना दिया। ब्लैक डेमन लाइटनिंग की विनाशकारी शक्ति ने अनगिनत प्राचीन भक्षण करने वाले कीटों को जगाया और मरम्मत का प्रयास किया, जिससे नए ऊर्जा क्रिस्टल को जल्दी से ठोस बनाने के लिए अजीब तरल स्रावित हुआ। भाई जियाओजे, अगर ये कीड़े हम पर झुंड बनाकर हमला करते हैं तो ये परेशानी का सबब बन सकता है, जुनर ने चेतावनी दी। सच है, जल्दी करो, जियोजे ने अपने प्रयासों को तेज करते हुए जवाब दिया। उनकी ताकत का भयानक प्रदर्शन कीटों को सीधे हमला करने से रोकता हुआ प्रतीत हुआ, शायद रानी के अभी भी हाइबरनेशन में होने के कारण। जैसे जैसे वे अपने गंतव्य के करीब पहुंचते गए, आसपास के ऊर्जा क्रिस्टल अधिक पन्ना जैसे होते गए, जो प्राचीन भक्षक कीटों से भरे हुए थे। उनके संघर्षों के बावजूद ब्लैक डेमन लाइटनिंग की विनाशकारी शक्ति भारी साबित हुई। जियोजे ने आखिरकार कीट रानी के स्थान को ठीक से पहचान लिया। मुस्कुराते हुए उसने उसे निशाना बनाया। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने बिजली के ड्रैगन को लाल चमकते कोकून की ओर निर्देशित किया। कुछ ही क्षणों बाद कोकून ड्रैगन के शरीर से बाहर निकल गया, जो जियोजे के हाथ में तैर रहा था, ब्लैक डेमन लाइटनिंग से घिरा हुआ था। मैंने इसे पकड़ लिया है, प्राचीन भक्षक कीटों की रानी, उसने घोषणा की। अध्याय 506, स्वर्ग मकबरे की तीसरी परत। जैसे ही जियाओजे ने कीट कोकून को सुरक्षित किया, ब्लैक डेमन लाइटनिंग बाहर निकली, उसे और जुनर को घेर लिया। अगले ही पल अनगिनत कुतरने और काटने की आवाज़ ने गड़गड़ाहट को दबा दिया, जिससे सिर में सिहरन पैदा हो गई। ब्लैक डेमन लाइटनिंग के गहरे रंग के बाहर के दृश्य को अस्पष्ट करने के बावजूद कोई भी हमले की क्रूरता की कल्पना कर सकता था। आखिरकार जियाओजे प्राचीन भक्षक कीटों की रानी को पकड़े हुए था। भाई जियाओजे, क्या ये प्राचीन भक्षक कीटों की रानी है? जुनर ने पूछा। उसकी नज़र लाल रंग से चमकते कोकून पर टिकी हुई थी, उसकी आंखों में विस्मय का एक संकेत था। हालांकि यह सामान्य लग रहा था, लेकिन वह इसके भीतर की अपार जीवन शक्ति को महसूस कर सकती थी। प्राचीन भक्षक कीटों की रानी प्राचीन काल में प्रसिद्ध थी। एक अकेली रानी इन कीटों के अंतहीन झुंड को नियंत्रित कर सकती थी। हालांकि रानी का सबसे उल्लेखनीय पहलू वह पौराणिक रक्षात्मक तकनीक थी जो वह उत्पन्न कर सकती थी, प्राचीन कीट सम्राट कवच। हाँ, ये रानी है। हम भाग्यशाली थे कि यह निष्क्रिय अवस्था में थी, जियोजे ने उत्तर दिया। भले ही ये केवल अर्धसंत स्तर पर थी, लेकिन इसे पकड़ना इतना आसान नहीं होता अगर यह पूरी तरह से जागती होती। जियोजे इसे आसानी से मार सकता था, लेकिन इसे इस तरह से पकड़ना केवल इसलिए संभव था क्योंकि यह सो रही थी। जियोजे के हाथ के चारों ओर काली दानव बिजली अनगिनत जटिल रूनों में बदल गई।
एक पल में सैकड़ों छोटे रून बन गए जो धूल के समान छोटे थे, खुद को कोकून से चिपकाते हुए। रूनों ने एक विनाशकारी आभा उत्सर्जित की, ये सुनिश्चित करते हुए कि रानी द्वारा मुक्त होने का कोई भी प्रयास गंभीर प्रतिक्रिया का परिणाम होगा। एक पल के बाद असंख्य छोटे रून आपस में जुड़ गए, कोकून के चारों ओर एक काली चमकती हुई बाधा बन गई, एक सुरक्षात्मक खोल बना जिसने लाल चमक को छिपा दिया। ये रानी बहुत खास है, किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए इसे अच्छी तरह से संरक्षित रखना सबसे अच्छा है। जियाओजे ने रानी को सील करके अपनी अंगूठी में रख लिया। ये प्राचीन भक्षक कीट वास्तव में अथक हैं। थोड़े ही समय में उन्होंने शायद लाखों खो दिए। जुनर ने ब्लैक डायमंड लाइटनिंग बैरियर को बदलते हुए देखा। बाहर कुतरने की आवाज़ें बंद नहीं हुई थीं, ये दर्शाता है कि कीड़े अभी भी हमला कर रहे थे। वास्तव में, जियाओजे ने जवाब दिया, उसकी नज़र बैरियर के पार टिकी हुई थी। प्राचीन भक्षक कीट अपनी अंतहीन संख्या के लिए जाने जाते हैं। प्राचीन समय में उन्होंने कई बड़ी आपदाएं पैदा कीं, इसलिए शीर्ष शक्तिशाली लोगों ने उन्हें निशाना बनाया, कुछ रानियों को मार डाला और प्रसिद्ध रक्षात्मक तकनीक बनाई। जुनर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। नियंत्रण के बिना उनकी संख्या आसमान छू गई, जिससे आपदाएं हुईं। ठीक है, जियाओजे ने सहमति जताई। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ रहने से कोई फायदा नहीं है और कौन जानता है कि ये कीड़े कब तक हमला करते रहेंगे। जियाओजे ने ब्लैक डायमंड लाइटनिंग के एक हिस्से को विभाजित किया, जिससे रास्ता बनाने के लिए एक और ड्रैगन बना। ड्रैगन के पीछे पीछे जियाओजे और जुनर तीसरी परत की ओर आगे बढ़े। वे जिस क्षेत्र को पीछे छोड़ गए थे वह काला हो गया था, जिसमें काली राख के ढेर छोटे छोटे टीले बना रहे थे। ब्लैक डायमंड लाइटनिंग द्वारा अग्रणी कीटों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था। क्रैक! अंतिम ऊर्जा क्रिस्टल के टूटने के साथ जियाओजे और जुनर तीसरी परत में फट गए। सफ़ेद कीड़े ज्वार की तरह बाहर निकले, लेकिन ऊर्जा अवरोध को छोड़ते ही पाउडर में बदल गए। कीटों की भारी संख्या ने अवरोध के बाहर एक छोटा पहाड़ बना दिया। निर्भीक सफ़ेद कीड़ों को देखकर जुनर चकित रह गई। ब्लैक डायमंड लाइटनिंग के बिना उसने अब कीड़ों के पागलपन को पूरी तरह से देखा। इस तरह के अथक हमले के दौरान जियाओजे की सुरक्षा के लिए आभारी वह उसके करीब चली गई। ये प्राचीन भक्षक कीट भयानक रूप से अथक होते हैं। साधारण योद्धा ऐसे झुंड के सामने ज़्यादा देर तक नहीं टिक पाते। क्या आप ठीक हैं, भाई जियाओजे? जियाओजे कीटों की बाढ़ को देखते हुए धीरे से अपना सिर हिलाया। प्राचीन भक्षक कीटों से लड़ना वास्तव में थका देने वाला था। जबकि एक कीट को मारना ब्लैक डायमंड लाइटनिंग के लिए महत्वहीन था, सैकड़ों हजारों या लाखों में उनका सामना करना एक और मामला था। यहाँ तक कि एक छोटी डूजोन भी इस तरह के हमले से बचने के लिए संघर्ष करेगी। जैसे जैसे कीटों की बाढ़ धीरे धीरे धीमी होती गई और आखिरकार रुक गई, ऐसा लगा कि उन्हें अपने प्रयासों की निरर्थकता का एहसास हुआ। जियाओजे तक पहुंचने की कोई उम्मीद न होने के कारण वे बाधा के भीतर पीछे हट गए। कीटों के हार मानने के बाद जुनर ने उनके आसपास का निरीक्षण करने का मौका लिया। पहली छाप अविश्वसनीय रूप से घनी स्वर्ग और पृथ्वी ऊर्जा थी, जो दूसरी परत से भी अधिक समृद्ध थी। उतरने पर जुनर खुशी से मुस्कुराया क्योंकि ऊर्जा स्वाभाविक रूप से उनकी हथेलियों के माध्यम से उनके शरीर में प्रवाहित हुई। भाई जियाओजे, प्राचीन ग्रंथों के अनुसार वरिष्ठ जियाओजुवान की कब्र इस परत के सबसे गहरे हिस्से में होनी चाहिए। जुन एर ने पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाने के बाद जियाओजे को सूचित किया। सिर हिलाते हुए जियाओजे ने जुन एर को तीसरी परत में और भी गहराई तक ले गया। रास्ते में जियाओजे ने डूशेंग स्तर पर कई ऊर्जा निकायों की उपस्थिति को महसूस किया। हालांकि उनकी शक्ति के बावजूद उनकी पहचान करने की क्षमता जियाओजे की तुलना में बहुत कम थी, जिससे वह उनसे आसानी से बच सकता था। अब जब वे तीसरी परत पर पहुंच गए थे तो प्राथमिकता अपने पूर्वज जियाओजुवान की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित करना था। इन ऊर्जा निकायों के साथ अनावश्यक लड़ाई में उलझना समय की बर्बादी होगी, खासकर जब से कुछ ने जियाओजे के लिए भी महत्वपूर्ण चुनौतियां खड़ी की हैं। इससे भी अधिक मायावी थे डूशेंग ऊर्जा निकाय, जो अपनी उपस्थिति को छिपा रहे थे। जियाओजुवान, जो तीसरी परत को साफ करने के लिए हर 10 साल में कब्र छोड़ देता था, उसे आत्मा कबीले के खिलाफ एक विशेष द्वेष था, ये सुनिश्चित करते हुए कि आत्मा कबीले का कोई भी डूशेंग ऊर्जा निकाय न बचा हो। जियाओजे को इस बात का यकीन नहीं था कि वे अपने पूर्वजों की कब्र पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। खुद और दबे हुए जियाओजुवान के बीच बिल्कुल अलग अंतर को देखते हुए उसने छिपे हुए ऊर्जा निकायों की खोज में अतिरिक्त प्रयास न करने का फैसला किया। अध्याय 507 जियाओजुवान। हालांकि जियाओजी और जुनर की हरकतें साधारण डूशेंग ऊर्जा निकायों की नज़र से बच सकती थीं, लेकिन वे ज़्यादा शक्तिशाली लोगों को धोखा नहीं दे सकते थे। हालांकि जियाओजी से परिचित आभा को महसूस करते हुए इन दुर्जय ऊर्जा निकायों ने हिचकिचाहट दिखाई और अपनी उपस्थिति को छिपाना जारी रखने का विकल्प चुना। वे निश्चित नहीं हो सकते थे, लेकिन अगर आभा वास्तव में किसी भयभीत व्यक्ति की थी तो उसे भड़काना नासमझी होगी। हर 10 साल में ये भयभीत व्यक्ति अपनी कब्र से निकल जाता और स्वर्ग मकबरे की तीसरी परत में बड़े पैमाने पर शुद्धिकरण करता। ऐसे व्यक्ति को अपमानित करने से विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं।
इस वजह से साधारण डूशेंग ऊर्जा निकाय जियाओजी का पता नहीं लगा सकते थे, जिससे वह उनसे बच सकता था। और जो लोग जियाओजी की उपस्थिति को महसूस कर सकते थे, वे स्वर्ग मकबरे की गहराई में मौजूद भयावह इकाई से इतने सावधान थे कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे। परिणामस्वरूप जियाओजी की यात्रा आश्चर्यजनक रूप से सहज थी, यहाँ तक कि पहली और दूसरी परतों की तुलना में भी अधिक सुनसान, धूसर भूरे रंग की जमीन धुंध में लिपटी हुई थी, और जैसे जैसे वे गहराई में गए, आसपास की ऊर्जा सघन होती गई। अचानक जियाओजी रुक गया, चारों ओर नजर घुमाई। आसपास का वातावरण स्याही की तरह काला हो गया था। रोशनी बेहद मंद थी, जिससे ऐसा लग रहा था कि वे शून्य में हैं। सुनसान और एकाकी वातावरण आत्मा पर भारी दबाव डाल रहा था। भाई जियाओजे, हम स्वर्ग के मकबरे के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच गए हैं, जुनर ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ अजीबोगरीब जगह में गूंज रही थी, जिससे उजाड़ भावना थोड़ी कम हो गई। जियाओजे ने काले काले स्थान की ओर देखा। सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य विशेषता एक प्राचीन पत्थर की पट्टिका थी जो अंधेरे में अकेली खड़ी थी। अपने अलगाव के बावजूद यह अनंत काल की आभा बिखेर रही थी, जैसे कि यह हमेशा के लिए वहां खड़ी थी। अनगिनत वर्षों के बाद भी पत्थर की पट्टिका से एक अवर्णनीय आभा निकलती थी, जो बहुत शक्तिशाली तो नहीं थी, लेकिन इतनी थी कि किसी की आत्मा अनियंत्रित रूप से कांप उठती थी। जियाओजे और जुनर ने एक दूसरे को देखा। उसने उसका हाथ पकड़ा और वे दोनों एक साथ जियाओ जुवान की कब्र के पास पहुंचे। इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, हल्के हरे रंग के कपड़ों में एक आकृति धीरे धीरे प्राचीन पत्थर की पट्टिका के सामने प्रकट हुई। आकृति के आने से कोई खगोलीय घटना नहीं हुई, लेकिन जियाओजे और जुनर दोनों को लगा कि इस आकृति की उपस्थिति में पूरी दुनिया तुच्छ लग रही थी। आकृति का चेहरा असाधारण रूप से सुंदर नहीं था, लेकिन उसमें एक अनोखा आकर्षण था। उसके काले बाल उसके कंधों पर गिरे हुए थे और उसकी गहरी स्याही काली आंखों में असीम ज्ञान था, जो एक अनूठा आकर्षण बिखेर रहा था। जैसे ही आकृति दिखाई दी, जियाओजे का शरीर थोड़ा कांप उठा और उसके खून में एक अजीब सी अनुभूति के साथ दौड़ गई। जियाओ वंश के वंशज जियाओजे पूर्वज जियाओ जुवान को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जियाओजे ने गहराई से झुककर जियाओ परिवार की औपचारिक सलामी दी। हरे रंग का आदमी शून्य से उतरा, जियाओजे के पास आया और उसे उठाने में मदद की, संतुष्टि के साथ उसकी जांच की। अच्छा, बहुत अच्छा, ऐसा लगता है कि मेरे जियाओ वंश ने हार नहीं मानी है, हमने एक और विलक्षण व्यक्ति को जन्म दिया है। जियाओ जुबान ने अपार संतुष्टि के साथ कहा। अच्छा शब्द को 3 बार दोहराते हुए, ये दर्शाता है कि वह जियाओजे से कितना प्रसन्न था। इससे पहले उसने जियाओजे की ताकत को केवल मोटे तौर पर महसूस किया था। अब उसे करीब से देखकर उसे जियाओजे की उपलब्धियों का पूरी तरह से एहसास हुआ। जियाओजे एक मध्यम स्तर का 2 सितारा डूशेंग था, जिसकी आत्मा स्वर्गीय क्षेत्र के शिखर पर थी और शरीर शीर्ष स्तर के जादुई जानवरों से भी बेहतर था। और वह अभी भी 30 साल से कम उम्र का था। अगर लगातार पोषित किया जाए तो इस तरह के विलक्षण प्रतिभा को 9 सितारा डूशेंग के शिखर तक पहुंचना तय था। जियाओ जुबान ने जियाओजे के कंधे को थपथपाते हुए कहा, जब तुम स्वर्ग के मकबरे में दाखिल हुए तो मैंने तुम्हारी उपस्थिति को महसूस किया। तुम्हारा प्रदर्शन प्रभावशाली रहा है। जियाओजे ने विनम्रता से जवाब दिया, तुम्हारी प्रशंसा के लिए धन्यवाद पूर्वज जियाओ जुबान। मुझे अभी भी बहुत सुधार करना है। हाँ, विनम्र होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी वर्तमान उपलब्धियों के साथ पूरे इतिहास में किसी ऐसे व्यक्ति को खोजना मुश्किल है जो तुम्हारी तुलना कर सके। नमस्कार वरिष्ठ जियाओ जुबान, जुनर ने घबराते हुए कहा, झुककर अपना परिचय देते हुए। तुम्हारा वंश ये गु युआन के समान है, जियाओ जुबान ने कहा। गु युआन मेरे पिता हैं, जुनर ने उत्तर दिया। मैं समझ गया। तो अब जियाओ और गोकुलों का ये संबंध है, जियाओ जुबान ने जियाओजी और जुनर के बीच नज़र डालते हुए हंसते हुए कहा। हालांकि आपके पास एक दिव्य वंश है, जियाओजी की प्रतिभा भी बेजोड़ है। चूंकि आप अच्छी तरह से मेल खाते हैं और प्यार करते हैं, इसलिए आप दोनों एक बेहतरीन जोड़ी बनाते हैं। जुनर का चेहरा गहरा लाल हो गया, लेकिन उसने इनकार नहीं किया और जियाओजी के पूर्वज की स्वीकृति पाकर खुश होकर थोड़ा सिर हिलाया। ठीक है, चलो मेरी कब्र में चलते हैं। मुझे यकीन है कि आपके मन में सवाल होंगे कि जियाओ कबीले ने अचानक क्यों मना कर दिया। जियाओ जुबान ने कुछ चंचल चिढ़ाने के बाद जियाओजी से कहा। हाँ पूर्वज, जियाओजी ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। जियाओ जुबान ने थोड़ा सिर हिलाया, फिर पत्थर की पट्टिका के पास गया, उसे अपने हाथ से छुआ। उसका आकार धीरे धीरे फीका पड़ गया और आखिरकार पट्टिका के सामने गायब हो गया। चलो, जियाओजी ने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने अपना हाथ उसके हाथ में रख दिया और वे पत्थर की पट्टिका के पास पहुंचते ही एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। जियाओजी ने पत्थर की पट्टिका को छुआ, अपने वंश के माध्यम से एक संबंध महसूस किया। पट्टिका से एक हल्की चमक फैल गई, जो उन्हें घेर रही थी। जब रोशनी फीकी पड़ गई तो वे गायब हो गए। उनके सामने का दृश्य बदल गया और जैसे ही रोशनी फीकी पड़ गई, उन्होंने खुद को एक प्राचीन हॉल में पाया। जुन एर ने विस्मय में चारों ओर देखा।
हॉल के केंद्र में ज़ियाओ ज़ुबान खड़ा था, उसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे। उसके सामने एक साफ तालाब था जिसमें हरे कमल तैर रहे थे, जिससे एक हल्की खुशबू आ रही थी। ज़ियाओ ज़ुबान ने मुड़कर धीरे से आह भरी, ज़ियाओज़ी से कहा, ज़ियाओज़ी, क्या तुम मुझे ज़ियाओ कबीले की वर्तमान स्थिति के बारे में बता सकते हो? हालांकि वह ज़ियाओज़ी की प्रतिभा से रोमांचित था, ज़ियाओ ज़ुबान तर्कसंगत बना रहा, ये जानते हुए कि ज़ियाओ कबीले ने अपनी घटती हुई वंश परंपरा के साथ उसकी मृत्यु के बाद से कठिन समय का सामना किया होगा। ज़ियाओज़ी ने धीरे से बोलने से पहले अपने विचारों को व्यवस्थित करने के लिए एक क्षण लिया। अध्याय 508, मेरे कबीले के लिए वादा पूरा करो। पूर्वज, ज़ियाओ कबीला पूरी तरह से खत्म हो चुका है। डूडी वंश पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जिससे ज़ियाओ परिवार की सिर्फ एक शाखा बची है। मेरे साधना में कुछ हासिल करने से पहले ज़ियाओ परिवार उत्तर पश्चिमी महाद्वीप के एक सुदूर साम्राज्य में एक छोटा कबीला था। यहाँ तक कि कबीले के नेता, मेरे पिता, सिर्फ दारूश स्तर के थे। ज़ियाओज़े के बोलते ही ज़ियाओ ज़ुबान की आंखों में उदासी के भाव दिखाई दिए और उसने धीरे से आह भरी। हालांकि उसने ज़ियाओज़े को बीच में नहीं रोका, बल्कि ध्यान से सुना। ज़ियाओज़े ने ज़ियाओ परिवार की कहानी सुनाते हुए आगे कहा। उसने बताया कि कैसे उसने जियानान अकादमी में प्रशिक्षण लिया था, ज़ियाओ परिवार की रक्षा के लिए अकादमी के आंतरिक बुजुर्गों से मदद लेने के लिए एक कीमियागर के रूप में अपनी स्थिति का उपयोग किया था। हर शब्द के साथ ज़ियाओ ज़ुबान की आंखें थोड़ी और चमक उठीं। ये स्पष्ट हो गया कि ज़ियाओज़े के उदय से पहले ज़ियाओ परिवार अपने सबसे निचले बिंदु पर पहुंच गया था। लेकिन जैसे जैसे ज़ियाओज़े मजबूत होता गया, ज़ियाओ परिवार धीरे धीरे समृद्ध होता गया, ब्लैक कॉर्नर क्षेत्र से फैलता गया। हालांकि वे खुद को दुनिया के सामने प्रकट नहीं कर सकते थे, फिर भी वे ज़ियाओज़े के मार्गदर्शन में फलते फूलते रहे। अब वे उत्तर पश्चिमी महाद्वीप स्काई एलायंस की प्रमुख शक्ति का हिस्सा थे और लगातार बढ़ रहे थे, भले ही वे अभी तक अपने पूर्व गौरव पर वापस नहीं लौटे थे। हाँ, अच्छा, ऐसा लगता है कि आपका नाम सही चुना गया है। जी का अर्थ है लाभ उठाना, ज़ियाओ परिवार आपकी वजह से समृद्ध है। ज़ियाओ ज़ुबान दिल खोलकर हंसा। हालांकि ज़ियाओ परिवार गिर गया था, ज़ियाओज़े का उदय बेहतरी के लिए एक मोड़ था। दुर्भाग्य से मैं अब सिर्फ एक बची हुई आत्मा हूँ। अगर मैं स्वर्ग की कब्र छोड़ता हूँ तो मैं तुरंत गायब हो जाऊंगा और अपनी आंखों से वर्तमान ज़ियाओ परिवार को नहीं देख पाऊंगा, ज़ियाओ ज़ुबान ने अफसोस के साथ कहा। लेकिन मैं आपको अतीत के बारे में बताता हूँ, हालांकि यह आपको उबाऊ लग सकता है। ज़ियाओ कबीले के वंशज के रूप में यह मेरा कर्तव्य है कि मैं ज़ियाओ कबीले और उसके पूर्वजों के इतिहास और कार्यों को याद रखूं। मुझे पता होना चाहिए कि मैं कहाँ से आया हूँ। ज़ियाओज़े ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया, उसकी आंखों में जिज्ञासा दिख रही थी। उन दिनों ज़ियाओ कबीले की वंशावली पहले से ही समाप्त होने के करीब थी। युवा पीढ़ी कमज़ोर थी और यह केवल समय की बात थी कि हमारे दुश्मन हमें नष्ट कर दें। एकमात्र समाधान ये था कि कबीले के लोग एक और डूडी पैदा करें ताकि वंशावली को फिर से सक्रिय किया जा सके। उस समय मैं साधना में अपने चरम पर था। बहुत चर्चा के बाद कबीले ने फैसला किया कि मुझे डूडी तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए। अपने चरम के बाद तक इंतजार करने से कोई उम्मीद नहीं बचती। उस समय मुझे गर्व था और मुझे विश्वास था कि मुझे डूडी बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने हेवन टूम में एक गुप्त तकनीक का उपयोग करके ज़ियाओ कबीले की सारी वंशावली शक्ति को अपने अंदर इकट्ठा किया ताकि डूडी तक पहुंचने की कोशिश कर सकूं। मैं समझ गया कि यह पूरे ज़ियाओ कबीले की आशा थी, लेकिन अंत में मैं असफल हो गया। ज़ियाओ ज़ुबान ने गहरी सांस ली, दर्द की एक दुर्लभ अभिव्यक्ति दिखाते हुए। उसने पूरे ज़ियाओ कबीले की उम्मीदों को निराश कर दिया था। डूडी बनने में विफल होने के बाद मैं उन कबीले द्वारा घात लगाकर हमला किया गया और अपनी चोटों से मर गया। ज़ियाओ कबीला बिखर गया, जिसके कई सदस्य मर गए या भाग गए। ज़ियाओ ज़ुबान की दुख भरी आवाज़ सुनकर ज़ियाओज़े सम्मानपूर्वक बोलने से पहले एक पल के लिए चुप रहा। उस समय ज़ियाओ कबीला एक मृत अंत पर था। चाहे वे पीछे हटें या आगे बढ़ें, मृत्यु अपरिहार्य थी। कम से कम आगे बढ़ने से आशा की एक किरण तो मिलती थी। ज़ियाओ कबीले में कोई भी इसके लिए आपको दोषी नहीं ठहराएगा, क्योंकि एक डूडी बनना अविश्वसनीय रूप से कठिन है, यहाँ तक कि एक जीवनकाल में भी। ज़ियाओ ज़ुबान इन शब्दों पर मुस्कुराया। मृतक चले गए थे और अतीत पर विचार करने का कोई मतलब नहीं था। वह अब केवल एक बची हुई आत्मा थी जो एक वंशज के आने का इंतजार कर रही थी। ज़ियाओ ज़ुबान ने धीरे से पूछा, आपने शायद गु कबीले के वयस्क होने के समारोह को देखा होगा। उन शक्तिशाली कबीले के टैटू को देखकर क्या आप अपने लिए भी एक टैटू नहीं बनवाना चाहते? ज़ियाओ ज़ुबान ने धीरे से पूछा। ज़ियाओ कबीले के निशान दूसरों द्वारा नहीं दिए जाते हैं, बल्कि व्यक्ति के अपने प्रयासों से विकसित किए जाते हैं। ज़ियाओ ज़ुबान ने एक लोभी हरकत की और उसके हाथ में ज्वाला के पैटर्न वाला एक स्क्रॉल दिखाई दिया, जिसे उसने ज़ियाओज़ी को सौंप दिया। ये तियान हुओ सान ज़ुबान बयान है, एक गुप्त कबीले चिन्ह तकनीक जिसे मैंने अग्नि विशेषताओं वाले लोगों के लिए बनाया है। एक कीमियागर के रूप में यह आपके लिए उपयुक्त होना चाहिए।
स्क्रॉल प्राप्त करते ही जियाओजी की आंखें चमक उठीं। जियाओ जुवान के अनुसार तियान हुओ सान जुवान बयान के अलावा जियाओ कबीले के पास संभवतः गो कबीले की सम्राट सील तकनीक के समान अन्य कबीले चिन्ह तकनीकें थीं जिनमें कोई विशेषता प्रतिबंध नहीं थे। प्रत्येक जियाओ कबीले के सदस्य को उनकी विशेषताओं की परवाह किए बिना अपने कबीले के चिन्हों की खेती करने में सक्षम होना चाहिए। पूर्वज जियाओ जुवान, आपके अनुसार जियाओ कबीले की रक्तरेखा पूरी तरह से सूख चुकी है। भले ही भाई जियाओजे कबीले के चिन्हों की खेती कर सकता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वे रक्तरेखा शक्ति के बिना बहुत प्रभावी नहीं होंगे। जुनर ने सवाल किया, कबीले के चिन्हों के लिए रक्तरेखा शक्ति के महत्व को अच्छी तरह से जानते हुए। वास्तव में भले ही कोई सफलतापूर्वक कबीले के चिन्हों की खेती कर ले, लेकिन स्रोत के रूप में रक्तरेखा शक्ति के बिना यह एक खाली खोल होगा। जियाओ जुवान ने थोड़ा सिर हिलाते हुए सहमति जताई। वह हाथ ऊपर उठाते हुए साफ तालाब के पास गया। पानी घूमने लगा और जियाओ जुवान के शरीर से रक्त की रोशनी की परतें निकलीं, जो पानी में विलीन हो गईं। जैसे ही रक्त की रोशनी अंदर आई, पानी लाल हो गया, जो रक्त के तालाब जैसा लग रहा था। जियाओ जुवान के काले बाल धीरे धीरे सफ़ेद हो गए और उसका चेहरा स्पष्ट रूप से बूढ़ा हो गया। जैसे ही जियाओजे ने बोलने के लिए अपना हाथ उठाया, जियाओ जुवान मुस्कुराया और कहा, मैंने जियाओ कबीले के वंशज के लिए यहाँ हज़ारों सालों से इंतजार किया है। उस समय मैंने कुछ डूडी वंश शक्ति को संरक्षित किया और इसे विभिन्न तकनीकों के साथ सील कर दिया, ताकि आप जैसे किसी व्यक्ति के माध्यम से वंश को बहाल किया जा सके। एकमात्र अवशेष आत्मा के रूप में मैं जियाओ कबीले की रक्षा नहीं कर सकता या इसके पूर्व गौरव को बहाल नहीं कर सकता। मुझे जियाओ कबीले की समृद्धि के लिए जो कुछ भी कर सकता हूँ करने दो। जियाओ जुवान को बूढ़ा होते हुए लेकिन लगातार कोमल आंखों से देखते हुए जियाओजी ने दृढ़ता से सिर हिलाने से पहले थोड़ी देर हिचकिचाहट दिखाई। मैं समझता हूँ, मैं आपको निराश नहीं करूंगा पूर्वज जियाओ जुवान। मैं जियाओ कबीले को पुनर्जीवित करूंगा। हाँ, मैंने जो रक्तरेखा शक्ति सील की है उसमें मेरी कुछ ऊर्जा है जो आपको डूशेंग चरण में आगे बढ़ने में मदद करेगी। जियाओ जे, मुझे उम्मीद है कि आप जियाओ कबीले से किए गए मेरे वादे को पूरा कर सकते हैं। जियाओ जुवान की कोमल और दयालु नज़र का सामना करते हुए जियाओ जे ने दृढ़ता से सिर हिलाया। अध्याय 509, जियाओ कबीले की रक्तरेखा की शक्ति। जियाओ जे का मूड भारी हो गया। जियाओ जुवान ने हज़ारों सालों तक स्वर्ग के मकबरे में इंतजार किया था, उम्मीद है कि वह जियाओ कबीले के वंशज को डूडी रक्तरेखा की शक्ति देगा। हालांकि बाहर सिर्फ 1000 साल ही बीते थे, लेकिन स्वर्ग के मकबरे के अंदर का समय अलग था। बाहर 1000 साल स्वर्ग के मकबरे के अंदर 6000 सालों के बराबर थे। ये लंबा इंतजार जियाओ जुवान के लिए एक बड़ी पीड़ा थी। उसे पता नहीं था कि उसका इंतजार कभी सार्थक होगा या नहीं। क्या जियाओ कबीला पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा, कोई वंशज नहीं बचेगा? अगर कुछ रक्तरेखा बची भी रही तो क्या कोई उस स्तर तक पहुंच पाएगा? प्राचीन कुलों के वंशजों में से एक को चुनना और स्वर्ग की कब्र में प्रवेश करने के लिए गोकुल की मान्यता प्राप्त करना। जियाओ जुवान ने 6000 वर्षों तक इस अनिश्चितता और पीड़ा को सहन किया। आज वह आखिरकार जियाओ कुल के वंशज से मिला। जियाओ जुवान ने जियाओजी को उम्मीद भरी आंखों और राहत की झलक के साथ देखा। इस नज़र ने जियाओजी को अपने कंधों पर भारी बोझ महसूस कराया। पूल के पास खड़े होकर, जो रक्त की शक्ति के प्रवाह के कारण रक्त के पूल में बदल गया था, जियाओजी ने एक अत्यधिक भयानक दबाव महसूस किया। इसके बावजूद उसे अपनेपन का एहसास हुआ और उसका खून उसके भीतर तेजी से बहने लगा, जो पूल में मौजूद शक्ति के साथ प्रतिध्वनित हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने शरीर के भीतर से एक हर्षित, उत्सुक ध्वनि सुन सकता है। जियाओ जी, रक्त के पूल में प्रवेश करें और जियाओ कुल के डूडी वंश के अंतिम वंशज को प्राप्त करें। जियाओ जुवान अब सफ़ेद बालों और बूढ़े चेहरे के साथ कर्कश आवाज़ में बोला। अपनी उम्र के बावजूद उसकी आंखों में उम्मीद की एक हल्की सी चमक थी, अपने वंशज के लिए एक उम्मीद। जियाओ कबीले ने पूरी तरह से निराशा नहीं पाई थी। जियाओ जे ही उनकी एकमात्र उम्मीद थी। जियाओ जे कुंड के पास पहुंचा। जैसे ही उसने रक्त के कुंड में कदम रखा, रक्तलाल ऊर्जा तुरंत उसके शरीर में अनगिनत सुइयों की तरह चुभ गई। ये देखकर जियाओ जुवान ने जल्दी से समझाया, ये शुरू में दर्दनाक हो सकता है। रक्त की शक्ति को आपके साधारण रक्त को पूरी तरह से साफ करने की ज़रूरत है, इससे पहले कि आप में डूडी रक्त की शक्ति भर जाए। यह विरासत का पहला चरण है, एक प्रक्रिया जिसे रक्त प्रतिस्थापन कहा जाता है। जियाओ जुवान की चेतावनी के बावजूद जियाओ जे शांत रहा और कुंड में बैठ गया। उसने रक्त के कुंड में डाले जाने के कष्टदायी दर्द से होने वाली परेशानी के कोई लक्षण नहीं दिखाए। यहाँ तक कि जियाओ जुवान अपने सारे अनुभव के साथ जियाओ जे की तन्यकता से चकित था। तीव्र दर्द और उसके सामान्य रक्त के जबरन बाहर निकाले जाने की भावना ने जियोजे के पूरे शरीर में एक गंभीर चीरफाड़ की अनुभूति पैदा कर दी। फिर भी वह शांत रहा, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। अपने शुरुआती पुरस्कारों और 100 गुना प्रतिक्रिया से अतिरिक्त प्रभावों ने जियोजे को इस स्तर पर भी बहुत लाभ पहुंचाया था। हालांकि रक्त की कमी ने जियोजे के चेहरे से रंग जल्दी ही गायब कर दिया, जिससे वह बेहद पीला और कमज़ोर दिखाई देने लगा।
अपने साधना पथ पर चलने के बाद से जियोजे ने कभी ऐसी कमजोरी महसूस नहीं की थी। यह नई अनुभूति उसके लिए लगभग नई थी। दर्द और कमजोरी के बावजूद जियोजे की इच्छाशक्ति अडिग रही। जियोजे के असाधारण प्रदर्शन को देखकर जियो जुवान मदद नहीं कर सका और स्वीकृति में सिर हिला दिया। जियो जुवान ने पहचाना कि जियोजे का संकल्प और गहरी हिम्मत उसकी उम्मीदों से कहीं बढ़कर थी, लगभग परिपूर्ण। पहली बार जियोजे के पीलेपन और अत्यधिक कमजोरी को देखकर जुनर को चिंता होने लगी। उसने चिंता में अपने हाथ भींच लिए। उसे शांत करने के लिए जियाओ जुवान ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो। उसकी इच्छाशक्ति अविश्वसनीय रूप से मजबूत है। वह अभी जो कुछ भी सह रहा है वह उसके लिए बस एक छोटा सा तूफान है। इसके अलावा उसकी शारीरिक लचीलापन असाधारण है। भले ही विरासत विफल हो जाए, उसका शरीर सुरक्षित रहेगा। जियाओ जुवान जियाओजे की शारीरिक लचीलापन देखकर चकित रह गया। भले ही जियाओजे जियाओ कबीले का वंशज और एक मानव साधक था, लेकिन उसकी शारीरिक दृढ़ता बेजोड़ थी, संभवतः शीर्ष जादुई जानवरों से भी अधिक। जुनर ने अभी भी चिंतित होकर पूछा, क्या सीनियर जियाओ जुवान ने जो कहा वह सच है? हाँ, तुम अपने प्रेमी को कम आंकती हो। जियाओजे की शारीरिक नींव अविश्वसनीय रूप से गहरी है, जो शीर्ष जादुई जानवरों से प्रतिस्पर्धा करती है। मैंने भी कभी किसी मानव साधक को इतनी मजबूत शारीरिक नींव के साथ नहीं देखा है, जियाओ जुवान ने हंसते हुए कहा। जियाओ जुवान ने समझाया, सामान्य लोग जो विरासत में असफल होते हैं वे अक्सर गंभीर रक्तहानि का सामना करते हैं, जिससे आधारभूत क्षति होती है। लेकिन जियाओजे की शारीरिक तन्यकता के साथ सबसे खराब स्थिति में भी बिना किसी आधारभूत क्षति के पूरी तरह से ठीक होने के लिए केवल कुछ दिनों के आराम की आवश्यकता होगी। जियाओजे के प्रदर्शन से प्रसन्न जियाओ जुवान ने पाया कि उसकी उम्मीदें लगातार बढ़ रही हैं। राहत महसूस करते हुए जुनर ने धीरे से कहा, फिर हम केवल प्रतीक्षा कर सकते हैं और देख सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 510 सफल रक्त प्रतिस्थापन। भव्य हॉल के अंदर जियाओजे रक्त के कुंड में क्रॉस लेग करके बैठा था। कुंड के भीतर रक्तरेखा की शक्ति के हमले को सहन कर रहा था। धीरे धीरे इसने उसके शरीर के भीतर के सभी साधारण रक्त को धो दिया। जियाओ जुवान ने जियाओजे को ध्यान से देखा। जियाओजे की उल्लेखनीय प्रतिभा को देखते हुए वह निस्संदेह जियाओ कबीले की एकमात्र आशा थी। अगर कुछ भी गलत हुआ और जियाओजे की प्रतिभा से समझौता किया गया तो जियाओ जुवान जियाओ कबीले का पापी होगा। हालांकि वह ऊपर से शांत दिखाई दे रहा था, लेकिन वह जियाओजे की हालत को लेकर बहुत चिंतित था। दूसरी ओर जुन एर ने अपने हाथों को कसकर पकड़ लिया, क्योंकि उसने जियाओजे के चेहरे को पतला और पीला होते देखा। जियाओ जुवान के इस आश्वासन के बावजूद कि जियाओजे की जान को कोई खतरा नहीं है, अपने प्रिय को इस तरह के दर्द को सहते देखना कुछ ऐसा था जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकती थी। हालांकि वह उसकी मदद करने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी और केवल उस पर लगातार नज़र रख सकती थी। यहाँ तक कि जब जियाओ जुवान ने उसे अपनी साधना का अभ्यास करने की सलाह दी और वादा किया कि वह जियाओजे पर नज़र रखेगा, तो उसने मना कर दिया और जियाओजे की हालत को देखते हुए पूल के पास रुक गई। जियाओ जुवान ने अपनी आंख के कोने से जुन एर को देखा और आह भरी। हालांकि जियाओजे के पास शीर्ष स्तरीय प्रतिभा थी, फिर भी जियाओ जुवान को आश्चर्य हुआ कि जियाओजे ने जुन एर को कैसे जीत लिया। जियाओ कबीले के नेता के रूप में जियाओ जुवान अच्छी तरह से जानता था कि प्राचीन कुलों से दिव्य रक्त रेखाओं वाले लोग उम्र बढ़ने के साथ परिपूर्ण दिमाग विकसित करते हैं। ऐसे परिपूर्ण दिमाग के साथ उनके पास विपरीत लिंग के प्रति शायद ही कोई विशेष भावनाएं होती हैं। फिर भी जुनर की आंखों में चिंता जियाओ जुवान को साफ दिखाई दे रही थी। जैसे ही जियाओ जुवान विचारों में खोया हुआ था, अचानक रक्त के कुंड में हलचल हुई। एक बेहोश दिल की धड़कन जैसी आवाज गूंजी, इतनी कमजोर कि ऐसा लगा जैसे दिल में खून की कमी हो गई हो, जिससे एक गहरा खालीपन महसूस हुआ। यह आवाज सुनकर जियाओ जुवान ने तुरंत अपना ध्यान फिर से केंद्रित किया और उसकी आंखों में राहत की झलक दिखाई दी। आखिरकार 1 महीने के बाद रक्त प्रतिस्थापन पूरा हो गया। जियाओजी के शरीर से सभी डूशेंग रक्त को साफ करना जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल था, जियाओ जुवान ने राहत की सांस लेते हुए कहा। उसने शुरू में अनुमान लगाया था कि इसमें ज्यादा से ज्यादा 10 दिन लगेंगे, लेकिन यह 1 महीने तक खिंच गया। जैसे जैसे समय बीतता गया, जियाओ जुवान के दिल में तनाव बढ़ता गया, लेकिन अब जियाओजी को सफलतापूर्वक रक्त प्रतिस्थापन पूरा करते देखकर उसने अपने कंधों से भारी बोझ हटते हुए महसूस किया। अब हमें बस जियाओ कबीले की रक्तरेखा शक्ति को जियाओजे में डालने की जरूरत है और वह एक बार फिर डूडी रक्तरेखा पर कब्जा कर लेगा। जियाओ जुवान के हाथ तेजी से चले, जटिल मुहरें बनाते हुए। उसके हाथों से एक रक्त रंग की रोशनी फूटी और रक्त के कुंड में डूब गई। जैसे ही रोशनी अंदर गई, कुंड उबलने लगा और अनगिनत बुलबुले दिखाई दिए। अजीब रक्त रंग का तरल कुंड से अलग हो गया, जियाओजे के शरीर पर चढ़ गया और चुपचाप उसमें प्रवेश कर गया। जैसे ही यह अनोखी ऊर्जा जियाओजे में प्रवेश करती है, उसका पहले से पीला चेहरा फिर से रंगने लगता है। वरिष्ठ जियाओ जुवान, आपने उल्लेख किया कि जियाओ कबीले की रक्तरेखा शक्ति में आपकी सीलबंद ऊर्जा का कुछ हिस्सा शामिल है।
अगर जियाओजे इसे पूरी तरह से अवशोषित कर लेता है तो क्या उसका डूशेंग स्तर बेहतर हो सकता है? जुनर ने पूछा। उसकी खूबसूरत आंखें जियाओजे को देखते हुए आशा से भर गईं। जियाओ जुवान ने एक पल के लिए सोचा, जियाओजे को देखते हुए जो रक्तरेखा शक्ति को अवशोषित कर रहा था, और धीरे से अपना सिर हिलाया। यह मुश्किल है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो जियाओजी ने स्वर्ग मकबरे में प्रवेश करने के बाद ही डूशेंग के मध्य चरण को तोड़ा। वह अभी भी बाद के चरण से बहुत दूर है। मैंने जो ऊर्जा सील की है वह डूजुन को बड़ी प्रगति करने में मदद कर सकती है, लेकिन डूशेंग के लिए यह महत्वपूर्ण नहीं है। यह एक भी चरण को पार करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है, जियो जुवान ने अनुमान लगाया। हालांकि उसने जो ऊर्जा पीछे छोड़ी थी, उसने एक बार जियोयान को 6 सितारा डूजुन से 8 सितारा डूजुन के शिखर तक छलांग लगाने की अनुमति दी थी। एक डूशेंग के लिए आवश्यकताएं बहुत अधिक थीं। ये सुनकर जुनर को थोड़ी निराशा हुई, लेकिन फिर भी उसने सिर हिला दिया। हालांकि वह अपने और जियोजे के बीच बढ़ते अंतर के बारे में चिंतित थी, लेकिन वह ईमानदारी से जियोजे की ताकत बढ़ने की कामना करती थी। उसे उम्मीद थी कि यह अवसर उसे शक्ति में और आगे बढ़ने की अनुमति देगा। हुन कबीले से खतरों और प्राचीन सम्राट तुओ शेके ज़ैड के महत्व को देखते हुए वह जानती थी कि जियोजे की ताकत महत्वपूर्ण थी। अगर उसके पास अधिक शक्ति होती तो उसकी सुरक्षा अधिक सुनिश्चित होती, भले ही वह प्राचीन कबीले के बुजुर्गों से मदद ले सकती थी। ठीक है, छोटी लड़की। जियोजे ने सफलतापूर्वक रक्त प्रतिस्थापन पूरा कर लिया है। अब उसके लिए कोई खतरा नहीं है। तुम भी डूशेंग बनने से बस एक कदम दूर हो। शायद तुम यहाँ अपनी सफलता प्राप्त कर सको, जियोजुवान ने सुझाव दिया। जब जियोजी जागेगा और तुम्हें डूशेंग के रूप में देखेगा तो वह बहुत खुश होगा। जुन एर ने जियोजी की ओर देखा, ये देखकर कि उसकी हालत में सुधार हो रहा था। उसने सिर हिलाया और जियोजुवान से कहा, वरिष्ठ जियोजुवान, अगर जियोजी को कुछ होता है तो कृपया मुझे तुरंत बताएं। बेशक, अपनी सफलता से ऊर्जा के उतार चढ़ाव से जियोजी को परेशान करने से बचने के लिए बस थोड़ा और दूर चले जाओ, जियोजुवान ने उसे आश्वासन दिया। अपने पैरों के हल्के स्पर्श के साथ जुन एर हॉल से बाहर चली गई। बाहर भी हवा में ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से समृद्ध थी, जिससे ये पूरे स्वर्ग मकबरे में सबसे अधिक ऊर्जा घनी जगह बन गई। आखिरकार ये जियोजुवान का विश्राम स्थल था। जुन एर ने पहले प्राप्त ऊर्जा कोर और गोलियां निकालीं और हवा में क्रॉस लेग बैठकर अपनी आंखें बंद करके अपनी साधना शुरू की, जिसका उद्देश्य डूशेंग तक पहुंचना था।